हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2025 पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज लैंग्वेज स्किल्स। ये बहुत इजी टॉपिक है और इसीलिए यहाँ से आपके 1-2 मार्क्स क्या होने वाले हैं, सिक्योर होने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था किसको, लैंग्वेज को डिस्कस किया था, राइट। एंड सेकेंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज लर्निंग, राइट, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक, ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। और अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या स्किल डेवलप होनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर हम लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं तो हमें कौन सी स्किल्स सीखने होते हैं। तो जो बेसिक स्किल्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं LSRW, राइट। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा हुआ है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, राइट। इसको हम सुबोपली से भी याद रखते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, लिसनिंग। द सेकेंड इज स्पीकिंग, द थर्ड वन इज रीडिंग एंड द लास्ट वन इज राइटिंग, राइट। ये हमारे सारे क्या हैं, स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स जो हमें किसी भी भाषा को क्या करते हैं, सिखाते हैं, या सीखने के बाद हमारे अंदर ये चीजें डेवलप हो जानी चाहिए, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो हमेशा किसका आता है, लिसनिंग आता है। लर्निंग एंड एक्विजिशन में जब हमने डिफरेंस देखा था सेकंड लेक्चर में, तो हमने डिस्कस किया था कि जो एक्विजिशन होता है वो कैसा होता है, वो बच्चा अपने आप घर के एनवायरमेंट के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, आस पड़ोस के साथ चीजों को क्या करता है, नेबरहुड से सीख लेता है। कैसे सीखता है, सबसे पहले क्या उसको लिखना आता होता है, क्या उसे पढ़ना आता होता है, क्या उसको कोई भी ग्रामर के रूल्स आते हैं, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। बट वो क्या करता है, जो उसके अंदर एक LAD लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस है जो नॉर्म चॉम्स्की ने बताई थी, ठीक है। ये वाली जो डिवाइस है वो क्या करती है, उसकी एक्विजिशन में हेल्प करती है, ठीक है। उसके अंदर एक इनेट स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, चीजों को सीख लेता है। बट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, लिसनिंग से होती है, ठीक है। बच्चा सुन सुन के क्या करता है, भाषा को अर्जित कर लेता है या फिर लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, क्लियर। सेकेंड जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है, स्पीकिंग। जब वो सुनता है तो वो सुन सुन के चीजों को फिर धीरे धीरे बोलना भी स्टार्ट कर देता है। थर्ड स्टेप में आता है क्या, रीडिंग एंड देन राइटिंग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था, लिसनिंग था। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गए आपके 4 जो फंडामेंटल स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स। वो अब क्वेश्चन एक सीटेट में ये भी पूछा गया था कि जो आपकी 5th स्किल होती है वो कौन सी होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है और उसको भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5th लैंग्वेज स्किल। इस पे क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है, राइट। तो 5th लैंग्वेज स्किल कौन सी है, उसके लिए आप लिखेंगे थिंकिंग एंड रीजनिंग, राइट। थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये आपकी 2 कैसी हो गई, ये हो गई आपकी 5th लैंग्वेज स्किल। तो यहां से भी आपको क्या करना है, एक पॉइंट अपने माइंड में सेट करना है, क्लियर है। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज हमने देखी थी कि बच्चा लैंग्वेज किस एज में सबसे ज्यादा क्या करता है, एक्वायर करता है, या उसका LAD जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, ठीक है। तो वो उसकी जो एज थी वो कितनी थी, 2 to 6 years मीन्स मैंने आपको बताया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। अब देखो 2 साल तक तो बच्चा वैसे भी स्कूल नहीं जाता, उसके बाद वो जब 3 साल का हो जाता है तब उसको कहाँ भेजा जाता है, तब उसको बाल वाटिका, राइट, किंडरगार्टन जिसको बोलते हैं, इसमें भेजते हैं, ठीक है। तो 3 to 6 ईयर बेसिकली
3 to 6 ईयर्स की एज जो होती है, फंडामेंटल जो आपकी ईयर्स होते हैं, वो उस एज में क्या करना है कि उस एज में हमें बच्चे को धीरे धीरे मदर टंग को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। जिस टंग को वो बोलता है, जो उसकी मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, वहां से उसको क्या करना है, हमें धीरे धीरे कहाँ पे लाना है, जो लैंग्वेज हमें सिखानी है, जिसे हम लैंग्वेज 2 बोलते हैं, वहां तक लाना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या नहीं करना, हमको उसको फोर्स नहीं करना है, धीरे धीरे उसको चीजें सिखानी है। और स्टार्टिंग में जब वो बाल वाटिका वाली एज में होता है तो 2 साल वो प्लस 2 साल वो जिसमें वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में होता है, यहां तक आप क्या करेंगे, उसकी मदर टंग को थोड़ा थोड़ा क्लास में वो करते रहेंगे, मतलब आप उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, उसकी मदर टंग की पूरी रेस्पेक्ट देंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जिससे कि वो आगे क्या कर सके, जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको लर्न कर सके। राइट, क्लियर है यहां तक बात? ओके, तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं टॉपिक, दैट इज लिसनिंग। हाँ, तो अब ये जो आपकी 4 जो बेसिक स्किल्स हैं फंडामेंटल, इनमें क्या क्या टर्म होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, लिसनिंग की, तो यहाँ पे आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो होती है आपकी कैजुअल लिसनिंग, राइट। सेकेंड जो आपकी होती है वो होती है इंटेंसिव लिसनिंग, एंड द थर्ड वन इज क्रूशियल लिसनिंग, सॉरी क्रिटिकल लिसनिंग, राइट। ये क्रूशियल नहीं है, ये क्रिटिकल है, यस, क्रिटिकल लिसनिंग। तो अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे अगर मैं कैजुअल लिसनिंग की बात करूं तो जैसा ये वर्ड है आपको समझ आ रहा होगा, कैजुअल मीन्स यूं ही, ठीक है, ऐसे ही, बिना किसी फोकस के, बिना ज्यादा अटेंटिव हुए, ठीक है। कैजुअली जो हम लिसनिंग करते हैं, आपने बोल दिया और मैंने सुन लिया, वो हो गई आपकी किसमें, कैजुअल लिसनिंग में, जहां पे हम बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करते चीजों को, नॉट वेरी अटेंटिव। आप इसको लिख सकते हैं, नॉट वेरी मच अटेंटिव। यहां आप क्या नहीं होते, बहुत ज्यादा अटेंटिव नहीं होते, राइट, या फिर बहुत ज्यादा क्या नहीं होते, फोकस नहीं होते, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, इंटेंसिव लिसनिंग। तो इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी टीचर बोल रहा है, उसको बच्चा क्या कर रहा है, अटेंटिव होके क्या कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो उसके चीजों का मतलब भी निकाल रहा है, सारी चीजें उसने आपकी क्या कर रखी हैं, बहुत ध्यान से सुननी है, तब वो आएगा किसमें, इंटेंसिव लिसनिंग। तो यहाँ पे आप लिखोगे वेरी मच अटेंटिव। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, क्रिटिकल लिसनिंग की। तो क्रिटिकल लिसनिंग में आप क्या देखेंगे कि आपने चीजों को इतने अच्छे से सुना कि आप उस पर क्या दे सकते हैं, आप उस पर फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी चीजें आपने क्या सुनी, बहुत बहुत ही इंटेंस होके सुनी, उसमें आप क्या करोगे, बाद में फीडबैक भी दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे और भी ज्यादा, ठीक है, और भी ज्यादा अटेंटिव रहेंगे आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको फीडबैक भी देना है, राइट, फीडबैक। अब ये कैसा भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तब वहां पे जो पैनल होता है, बोर्ड होता है, वो आपसे क्या करता है, क्वेश्चंस करता है। तो उसमें एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं वहां पे, तो वो सिर्फ जज करते हैं आपके गेस्चर को, आप किस क्वेश्चन के आंसर में घबरा रहे हैं, क्या चीज आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर से। तो ये सारी चीजें वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के पता करता है, वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
ठीक है। वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सिर्फ क्या देखता है, आपके गेस्चर को देखता है कि आप उसको कैसा रेस्पॉन्स कर रहे हो, पैनल को आप कैसे बेवकूफ बना रहे हो, या फिर सच में आपको नॉलेज है, या फिर सच में आप बहुत क्रिएटिव है, ठीक है। वो यही चीजें जज करता है। तो उसके बाद वो फीडबैक देता है, वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद में क्या देता है, फीडबैक देता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, क्रिटिकल लिसनिंग कर रहा है, ठीक है, क्रिटिकल लिसनिंग। और उसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, बाद में फीडबैक भी दे पा रहा है। क्लियर है, समझ आ गया आपका। तो आप इसका एक और एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि आप जज हैं और आपने कहीं पे आपको इंडियन आइडल टाइप ऐसे शो में आपको एक सॉन्ग गाने को दिया जाएगा, तो जो जज बैठे होते हैं उनका काम सिर्फ इतना थोड़े ना होता है कि वो बस आपको सुन ले, उसके बाद में उन्हें रेस्पॉन्ड करना होता है ना, कि वो बताते हैं कि यहाँ पे क्या कमी थी, या आपने कितना बेहतर गाया, या आप दूसरों से कितना बेहतर है, तो वो फीडबैक देते हैं, राइट। तो वो आ जाता है आपका किसमें, क्रिटिकल लिसनिंग में आता है। अब अगर आपके एग्जाम में इन दोनों टर्म्स में कोई एक ही टर्म है, तब आप किस पे लगा देंगे, उसी एक टर्म पे लगा देंगे, ये नहीं सोचेंगे। अब अगर सब अलग अलग दे रखे, इंटेंसिव भी है, क्रिटिकल भी है, तब इतना डिफरेंस याद रखना है कि एक में फीडबैक है और एक में सिर्फ अटेंशन है, राइट। बट अगर एक ही दे रखा है, तब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इंटेंसिव लगा सकते हैं या क्रिटिकल, ठीक, क्लियर है, ओके। तो अब आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमें देखना है वो किस में देखना है, वो रीडिंग में देखना है ना। और रीडिंग में भी बिल्कुल वैसा ही है, रीडिंग टर्म में भी वैसा ही है। एक हो गया आपका कैसा, इंटेंसिव, और एक हो गया एक्सटेंसिव। क्लियर, ये दो टर्म इसमें आ गए। उसके बाद में दो और टर्म आते हैं, एक होता है आपका कौन सा, स्कैनिंग, और एक होता है स्किमिंग। क्लियर, अब हम इनको समझेंगे कि रीडिंग में ये जो 4 टर्म्स हैं, बस आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, इन टर्म्स के बारे में, क्योंकि ये देखो एक जैसे से हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको हमेशा क्या करेगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक साथ देगा कंफ्यूज करने के लिए, और स्कैनिंग और स्किमिंग भी एक साथ देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको फोकस करना है इन वर्ड्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की। अभी बताया था इंटेंसिव लिसनिंग, वही चीज अप्लाई होती है किसमें, इंटेंसिव रीडिंग में। तो जब आप क्या करते हैं, बहुत अटेंटिव होके, बहुत ही ध्यान से आप क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कैसे, फुल अटेंशन के साथ, फुल अटेंशन के साथ, ठीक। और आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी निकाल पा रहे हैं, उसका मीनिंग भी निकाल पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस, ये इडियम फ्रेजेस भी आपको पता होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, हिडन मीनिंग को पढ़ना, ठीक है। हिडन मीनिंग, जैसे आप अगर बात करते हैं किसकी, आपके एग्जाम में आता है ना अनसीन पैसेज, है ना, सबने देखा होगा, अनसीन पैसेज आता है, और उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बाद में एक पैराग्राफ दिया जाता है और क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 3-4 ऐसे वर्ड होते हैं जो बेसिकली हमने नहीं सुने होते, राइट। इस तरह से पेपर किया जाता है। तो आपको उस पैराग्राफ को पूरे को पढ़ के और उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता करना होता है। कैसे, वो आप आइडिया लगा लेते हो कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जिस संदर्भ में वो बात हो रही है उस पैराग्राफ के अंदर, वहां से आपको पता लग जाता है कि अच्छा तो इस वर्ड का मतलब ये है, ठीक है। आप अपोजिट भी निकाल लेते हो, उसी में से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीजें निकाल लेते हो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, रीड बिटवीन द लाइंस, जो नहीं लिखा वो भी आप पढ़ रहे हो। क्यों, क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग निकाल पा रहे हो। इसका मतलब है कि आपने रीडिंग कैसी की है, फुल अटेंशन के साथ की है, आपने इंटेंसिव रीडिंग की है। क्लियर हो गया, ओके। अब देखते हैं क्या, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव इसकी जस्ट क्या है, अपोजिट है। यहां पे आप क्या करते हैं, जस्ट फॉर योर एंजॉयमेंट, यहां पे आप क्या करते हो, एंजॉयमेंट के लिए
या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, प्लेजर के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ तो आपका एक पर्पस होता है कि आपने उसका मीनिंग निकालना होता है, अटेंटिव रहना होता है। यहाँ पे आपका पर्पस कोई नहीं होता, जस्ट एंजॉयमेंट या प्लेजर के लिए आप क्या करते हो, बस यूं ही गो थ्रू हो जाते हो, पूरा नहीं करते, ठीक है। ये आप डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है, ये आप डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है। कैसे पढ़ते हो, प्लेजर के लिए, एंजॉयमेंट। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आप कोई नॉवेल अच्छा सा, मान लो आप हैरी पॉटर सीरीज उसको देख रहे हो, ठीक है, आप उसकी नॉवेल पढ़ रहे हो, तो आप कैसे पढ़ोगे, वन वर्ड नहीं, आप फटाफट पढ़ोगे, ठीक है। नॉवेल को आप फटाफट पढ़ोगे एंजॉयमेंट के लिए, बस धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत मीनिंग समझ आ जाए और आप पढ़ सकते हो। या न्यूज़पेपर ले लेते हैं, न्यूज़पेपर भी हम कैसे पढ़ते हैं, एकदम बैठ के पढ़ते हैं, नहीं ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, फटाफट उसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, ऊपर ऊपर से फटाफट पढ़ लिया, ठीक है। देन बात करते हैं किसकी, स्कैनिंग की और स्किमिंग। ये भी रीडिंग से ही रिलेटेड वर्ड है, तो जब भी स्कैनिंग या स्किमिंग वर्ड आएगा तो आप किससे, ये रीडिंग से ही रिलेटेड टर्म है, ठीक है। इनको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, स्कैनिंग, स्कैन करना क्या होता है, स्कैन करने का मतलब है पूरा का पूरा, जैसा आपने दिया वैसा का पूरा स्कैनर से बाहर आ जाना, ठीक है। मतलब क्या, बिल्कुल डिटेल में, कैसा, बिल्कुल डिटेल में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन डिटेल, राइट। और यहाँ स्किमिंग का मतलब क्या है, छोड़ छोड़ के, फटाफट फटाफट फटाफट। तो वही चीज किस में आ जाती है, एक्सटेंसिव में आ जाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो इंटेंसिव होती है वो स्कैनिंग, राइट, और जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो क्या है, वो स्किमिंग है। आपने फटाफट पढ़ लिया, किसके लिए, एंजॉयमेंट के लिए, और आपने इस पे क्या नहीं किया, नॉट वेरी मच अटेंटिव, आप इसमें बहुत ज्यादा क्या नहीं है, अटेंटिव नहीं है। क्लियर है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो रीडिंग के रिगार्डिंग ये 4 टर्म्स थे जो आपको समझने थे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं विच इज राइटिंग, ओके। तो राइटिंग में अगर आप देखते हैं तो 2 तरह की अप्रोच जो होती है वो बच्चे फॉलो करते हैं। कौन सी 2 तरह की होती है, तो पहला जो टाइप है वो है प्रोसेस अप्रोच, ठीक। और सेकंड जो है वो है आपका प्रोडक्ट अप्रोच। एक एग्जांपल से समझते हैं पहले किसको, प्रोडक्ट अप्रोच को, ठीक है। अब इसमें अगर बात करूं कि टीचर ने एक बच्चे को बोला कि बेटा आप 100 वर्ड्स में ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, 100 वर्ड्स ही लिखने हैं उसको, एक तो लिमिटेड, ठीक है। ऊपर से एकदम से बोल दिया उसको, तो वो क्या करेगा, सीधे स्टार्ट हो जाएगा 100 वर्ड्स में, आपको क्या कर देगा, वो एक्सप्लेन कर देगा ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। जितनी भी उसकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक्सप्लेन कर देगा चीजों को, ठीक है। यहाँ पे वो कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है, कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है, वो सीधे राइटिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अपना फाइनल रिजल्ट जो होता है वो दे देता है, ठीक। तो टीचर क्या करता है, सीधे उसको चेक कर लेता है, ठीक है। वहां पे उसने कोई भी क्या नहीं किया, उसने स्टेप्स फॉलो नहीं किए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टेप्स फॉलो नहीं किए, ठीक। तो प्रोडक्ट अप्रोच में क्या है, फाइनल आपका जो भी है वो क्या है, फाइनल है, ठीक, बिना किसी प्रिपरेशन के। यहाँ पे आपको कोई प्रिपरेशन नहीं किया आपने, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, प्रोसेस अप्रोच की। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, इससे जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, स्टेप्स फॉलो किए, एक प्रोसेस के थ्रू आपने क्या किया, चीजों को किया। अब बात करते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वो यहीं पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ फटाफट। तो पहला स्टेप, अगर मैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वॉट मास का जो रूल होता है ना, इससे पता है आपको स्टेप याद करने में इजी रहेगा। हालांकि ये है तो मैथ्स का, बट स्टेप्स अगर याद करने तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस अप्रोच का जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहला
जो बच्चा यूज करेगा वो क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 स्टेप्स होते हैं, कितने होते हैं? 8 स्टेप्स होते हैं, क्लियर? ओके, तो कौन सा है पहला स्टेप, कौन सा है? बी, वर्ड मास का बी, बी फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? मतलब आप कर रहे हो क्या? माइंड मैपिंग। आप एक भूमिका तैयार कर रहे हो अपनी माइंड में, क्या कर रहे हो? एक भूमिका तैयार कर रहे हो, ठीक है, बैकग्राउंड एक, राइट। और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? सेकेंड जो स्टेप है वो ओ, मीन्स आप उसकी क्या बना रहे हो? आउटलाइन बना रहे हो, राइट। तो बी ओ, ठीक। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? ड्राफ्टिंग कर रहे हो, ड्राफ्टिंग, ठीक। अब देखो ड्राफ्टिंग मतलब क्या? ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि आपने जो भी चीजें अभी तक तैयार की हैं वो अभी तक प्रिपेयर नहीं है, नॉट प्रिपेयर्ड येट, अभी तक प्रिपेयर नहीं है। आपने देखा है ना, कई बार आप मैसेज टाइप करते हो तो क्या होता है? मैसेज टाइप करने पे जब आपका मैसेज पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ होता तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है ना, क्योंकि जो चीज आपने टाइप करके सेंड कर दी वो तो चली गई। अभी जहां पे आप टाइप कर रहे होते हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, वो किस में आता है? ड्राफ्टिंग में। तो फिलहाल वो क्या करता है? वो ड्राफ्टिंग करता है, ठीक है। उसके बाद में वो देखता है कि जो जरूरी चीजें, अब देखो BOD आपको यहां से मिल गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा स्टेप पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, राइट। यहाँ से वर्ड मास के रूल से इतनी चीज पता कर सकते हो, ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पे डी के बाद क्या आता है? ई आता है। तो आपको इससे भी याद हो जाएगा कि ये क्या है? एडिटिंग। तो जो एडिटिंग वर्ड है वो क्या है कि मेन चीजें जो आपको रखनी है वो आपने रख ली, बाकी सारी एडिट मतलब आपने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें ले ली, जो यूजलेस है उनको आपने बाहर कर दिया, उसको हम बोलते हैं क्या? एडिटिंग, ठीक है। जैसे वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो होती है ना, उसमें आपको लग रहा है कि नहीं आपने लास्ट में ठीक से नहीं बोला है, आपने स्टार्टिंग में, तो आप क्या कर देते हो? कट लगा देते हो, वो भी तो एडिटिंग बोलते हैं ना उसको भी, ठीक है। तो ये 4 स्टेप जो है वो इनिशियल है। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपने यहां से फिर से स्टार्ट करना है। अब आप जो चीजें आपने की हैं उसको रिवाइज भी तो करोगे, रिवाइज कह दो, रिव्यू कह दो, एक बार फिर से आप उसका क्या ले रहे हो? ओवरव्यू ले रहे हो, ठीक है। समझ आया? तो ये हो गया आपका 5th स्टेप। उसके बाद में आपने क्या बनाई? आउटलाइन बनाई थी, ठीक है। अब आउटलाइन बनाई है तो इसको लर्न करने का एक और तरीका है कि आउटलाइन बनाई है तो वो कैसी होनी चाहिए? वाटर प्रूफ होनी चाहिए। तो यहां से हम प्रूफ ले लेंगे, वाटर नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे? प्रूफ ले लेंगे, क्लियर है। उसके बाद में आपने क्या कर दिया? फिर से ड्राफ्टिंग कर दी, ठीक है। फिर से आपने अब की बार फाइनल ड्राफ्टिंग कर दी, ओके। और लास्ट में आपने उसको क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो जब बच्चा इस तरह के स्टेप्स फॉलो करता है तब हम उसको बोलते हैं कि उसने कौन सी अप्रोच लगाई है राइटिंग की? प्रोसेस अप्रोच, ठीक है। कौन सी नहीं है? प्रोडक्ट अप्रोच नहीं है। देखो ना, इसमें हमने इतनी सारी प्रिपरेशन की है, राइट। इसमें स्टेप्स फॉलो किए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, रिवाइज, प्रूफ, फाइनल ड्राफ्टिंग एंड पब्लिश। अब वो आई होप समझ आ गया होगा, यहां से क्लियर हो गया होगा। वर्ड मास से याद रखेंगे, बी फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओ फॉर आउटलाइन, डी फॉर ड्राफ्टिंग। उसके बाद में ड्राफ्टिंग के बाद क्या करते हैं? एडिट करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर हो जाता है तो हम क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं। देन फिर हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आउटलाइन को वाटरप्रूफ या प्रूफ करेंगे, उसके बाद में हम क्या ले लेंगे? फाइनल ड्राफ्टिंग, ये वाला स्टेप, एंड देन फिर पब्लिश कर देते हैं। क्लियर है? ये सारे स्टेप हो गए, अब आपको समझ आ गया होगा, ओके। अब एक और चीज जो हम देखते हैं किसमें, हाँ, ये भी आपका राइटिंग स्किल के ही अंदर आएगा, ठीक है। ये भी राइटिंग के अंदर ही आता है। तो एक टर्म है आपका नोट टेकिंग और एक है नोट मेकिंग। आप इस वर्ड को देख के ही इसका मीनिंग समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। नोट टेकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इस टाइम पे आप अगर थोड़े से भी सिंसियर हैं और आपको एग्जाम निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप पेपर और पेन साथ में लेके बैठेंगे और जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, ठीक है, वो आप सुनते जा रहे हैं, फटाफट क्या करते जा रहे हैं? नोट करते जा रहे हैं। जितना मैंने बताया उतना आपने क्या किया? नोट कर लिया, ठीक। तो उसको हम बोलेंगे क्या? नोट टेकिंग, ठीक है। नोट टेकिंग का मतलब समझ आया आपको? ये कब होता है? जब लेक्चर चल रहा होता है, मतलब आप इसको कह सकते हैं
ड्यूरिंग द लेक्चर। और ये कैसा होगा? फास्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं और आप फटाफट क्या कर रहे हो? नोट कर रहे हो। ठीक, इसमें कौन कौन से स्किल्स यूज होते हैं? तो आप कहोगे कि आप पढ़ा रहे हो तो हम सुन रहे हैं, राइट? तो सुन रहे हैं तो लिसनिंग हो जाएगा, है ना? आप क्या कर रहे हो? मुझे सुन रहे हो। और आप क्या कर रहे हो? साथ ही साथ नोट भी तो कर रहे हो, तो राइटिंग भी यूज होगा, है ना? तो साथ ही साथ क्या लिख लोगे? राइटिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? अब दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? नोट मेकिंग। ये आपने कब करनी है? जब आप यहां से नोट कर लिया आपने, जो जो मैंने बताया वो आपने नोट कर लिया, उसके बाद में आपने क्या किया? वापस से गए और अपनी जो आपने एक फाइनल नोट्स तैयार करने हैं, जिसे आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करोगे और जिससे पढ़ोगे। ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि आप सारी नॉलेज यहीं से लेके जा रहे हो या आपने किसी और चैनल पे देख लिया या और चैनल पे, तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं चीजें, है ना? बहुत सारी हो जाती हैं। तब क्या करोगे? या आपने कोई बुक्स पढ़ लिए, उससे रिलेटेड कोई और मटेरियल पढ़ा, तब आपने क्या किया? वहां से भी प्रॉपर क्या किया? जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो उठा के और आपने अपने फाइनल नोट्स में रखा। तो वो चीज आ जाती है किसमें? नोट मेकिंग। तो ये हमेशा कब होती है? आफ्टर लेक्चर। ये आपके लेक्चर के बाद होती है। ठीक है, और ये स्लो प्रोसेस है। और इसमें कौन कौन से स्किल्स यूज हो रहे हैं? तो इसमें सिर्फ यूज हो रहा है क्या? राइटिंग। क्योंकि अभी आपने क्या कर लिया है? सारा आप कलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, कलेक्शन कर रहे हो सारा, जितना भी स्टडी मटेरियल है उससे, जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितनी वीडियोस आपने देखी है, उससे आप क्या कर रहे हो? सबको क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। तो आप इसको गैदरिंग भी बोल सकते हो, कलेक्शन या फिर गैदरिंग। फिर ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां से सारी चीजें? नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, यही तरीका है पढ़ाई करने का। पहले आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है, साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एग्जाम पर्पज से। और वैसे भी लेक्चर के टाइम पे ही, ड्यूरिंग द लेक्चर, आपको टीचर या आपका मेंटर क्या करता है? बताता भी रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, टिक लगा लो, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें फटाफट नोट करना है। वो किस में आएगा? नोट टेकिंग में आएगा। और जहां पे आपने सारे स्टडी मटेरियल को, उससे रिलेटेड सारी चीजों को आपने क्या किया? इकट्ठा बाद में बनाया बैठ के, वो आ जाएगा आपका किसमें? नोट मेकिंग है। क्लियर? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक बार फर्स्ट पेज पे फिर से टर्न करते हैं। और एक चीज जो मैं बताना आपको भूल गई, वो क्या थी? कि जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप। एक होते हैं प्रोडक्टिव और एक होते हैं रिसेप्टिव। रिसेप्टिव से आप सीधा सा समझ सकते हो कि जो चीजें आपने क्या की? रिसीव की। अब हम रिसीव क्या चीजें करते हैं? ठीक है, जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो हम वो सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, राइट? तो इसका मतलब जो लिसनिंग है वो किस में आ गया? लिसनिंग किस में आ गया? लिसनिंग आ गया आपका रिसेप्टिव में। ठीक है, इसी तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं, जितना आपने बोला उतना सुना, जितना आपने पढ़ा उतना रिसीव किया, तो यही आ जाते हैं रिसेप्टिव में। क्लियर? इसमें हम क्या नहीं होते? एक्टिव नहीं होते। यहाँ पे हमने क्या किया? सिर्फ सुना। ये एक मतलब एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये कैसी है? पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिव का जस्ट अपोजिट। क्या किया हमने? कि सिर्फ क्या किया? हमने सुना, जितना आपने बोला उतना सुना, जितना बुक में लिखा है उतना पढ़ा, राइट? तो ये कैसे हो गए? पैसिव मोड हो गया। ठीक है, इसके अगर अपोजिट देखा जाए तो आप देखोगे क्या? स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो स्पीकिंग में आपको कोई चीज समझ आई और फिर आपने उसको अपने वर्ड्स में बोला, या आप जो बोल रहे हैं, जरूरी तो नहीं है, मैंने अभी आपको एक लेक्चर पढ़ाया कि आप इसको एज इट इज बोल दोगे, एज इट इज आप पढ़ा के दिखा दोगे, नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि हमारे अपनी कुछ जो होती हैं चीजें, हमारा खुद का ब्रेन हम अप्लाई करते हैं, चीजें सेम वैसी निकल के नहीं आती। अभी यही लेक्चर अगर मैं दोबारा बनाऊं, शूट करूं, तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट होगा, मेरे खुद के ही लेक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं। किसी टाइम माइंड कुछ काम करता है, किसी टाइम कुछ काम करता है। तो यहाँ पे स्पीकिंग और
राइटिंग, राइटिंग में भी आप क्या करोगे, पूरा सोच के लिखोगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें किस में आ गई, प्रोडक्टिव में आ गई। क्लियर। एक और चीज देखेंगे कि इनको बोलते क्या है, ठीक है। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रिसेप्टिव ये कौन कौन सी होती हैं, और प्रोडक्टिव। इस प्रोडक्टिव को कुछ और नामों से जानते हैं। अगर एग्जाम में रीइंफोर्समेंट आ जाए तब भी आप क्या करोगे, तब भी आप प्रोडक्टिव वाला ही समझोगे। मतलब यहाँ पे अगर आपको आंसर लगाना होगा तो आप कौन सा लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे स्पीकिंग एंड साथ ही साथ राइटिंग, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आप कैसे होते हो, एक्टिव होते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, अपने तरीके से चीजों को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। और रिसेप्टिव में सिंपली आप जो चीज आपको क्या करी जा रही है, बताई जा रही है, बस आप उस पर ही फोकस कर रहे हो, तो आप इसमें पैसिव मोड में होते हो, ठीक है। और इसी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लिसनिंग, सुनना या फिर पढ़ना, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग एंड लिसनिंग। क्लियर है। ये आपकी सारी चीजें हो गई आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आई होप आपको यहां से सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यस, तो ये फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, फटाक से इसका अपने माइंड में ही आंसर निकाल लेंगे। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग इज टू, रीडिंग का क्या है मेजर ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं सारे सही हो सकते हैं, सारे सही हो सकते हैं, रीडिंग के रिगार्डिंग सारे ठीक हो सकते हैं, बट आपको कौन सा लेना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मेजर पूछा मतलब सबसे बेहतरीन वाला, ठीक है। तो रीड फ्लुएंटली, क्या तेजी से पढ़ना, रीड लाउड एंड क्लियर, तेजी से और क्लियर पढ़ना, एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, या फिर यूज पंक्चुएशन मार्क्स एंड इंटोनेशन व्हाइल रीडिंग। इंटोनेशन वर्ड से क्या मतलब समझते हैं आप, वही मैंने आपको बताया था, राइज एंड फॉल, जो आपकी वॉइस में उतार चढ़ाव होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हैं, बट सबसे अच्छा क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो उसका आप क्या निकाल सको, मीनिंग निकाल सको। क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। Noam Chomsky gave the term universal grammar. Universal grammar is a set of, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो यूनिवर्सल ग्रामर का टर्म दिया था इन्होंने, वो क्या था, वो हमारे लिए सारी ही लैंग्वेज पे अप्लाई होता है। मान लीजिए कि एक तमिल बोलने वाले पेरेंट्स के यहाँ एक बच्चा है और वो क्या है, वो उस लैंग्वेज को क्या करता है, सीख जाता है, वो तमिल बोलना स्टार्ट कर देता है या तेलुगु बोलना स्टार्ट कर देता है। या हमारी साइड का कोई इधर साइड का बच्चा है, वो क्या करता है, वो हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पेरेंट्स बोलते हैं, राइट। इसके लिए उसे कोई अलग से ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, फॉर्मल, मैंने आपको सारी चीजें सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, राइट। तो बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या समझना है कि एक इनेट स्ट्रक्चर ऐसा हमारे अंदर होता है जिससे हम क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स के तरीके से ही चीजों को बोलते हैं, जबकि हमने अभी तक कोई ग्रामर के रूल नहीं पढ़े होते हैं उस एज में, जिससे पहले हम स्कूल नहीं जाते, ठीक है। तो वहां तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी हम चीजों को करेक्टली बोलते हैं, ठीक है। तेलुगु वाला तेलुगु करेक्ट बोलेगा, तमिल वाला तमिल करेक्ट बोलेगा, ठीक है, और हिंदी करेक्ट बोलेगा, मैथिली करेक्ट बोलेगा, राइट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक इनेट स्ट्रक्चर है जिसमें वो क्या कर लेता है, चीजों को सीख जाता है करेक्टली बोलना, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी ही लैंग्वेजेस के लिए, ये सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए नहीं है, किसी हिंदी या फिर किसी और लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये सारी ही लैंग्वेज के लिए। तो फटाफट इसको देखेंगे। बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली फॉलोड एंड इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल, ठीक है। तो यूनिवर्सली फॉलोड बिल्कुल गलत, ठीक है। बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स एज्यूम टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेज, यस, ये फंडामेंटल है किसके लिए, सारी ही भाषाओं के लिए। तो यहां से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी और डी भी देखते हैं। एडवांस ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स एज्यूम टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेज, ये एडवांस नहीं होते, कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, राइट।
डी ऑप्शन इज यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड practices that have come in time to be known as grammar. यहाँ पे उस वाली ग्रामर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका रॉन्ग, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस, गीतिका lives in Bihar and she came to Delhi with her father. She joins your class and speak Maithili as a teacher. अगर आप एक टीचर हैं और एक बच्ची गीतिका जो बिहार से आई है और वो मैथिली बोलती है, तो आप उसको क्लास में कैसे ट्रीट करेंगे? You will ask her to mingle with the classmates and try to catch up with the work done so far in the class. क्या करेंगे कि आप उसको क्लासमेट्स के साथ में बैठ के और सीखने के लिए बोलेंगे कि जल्दी से सीख लो, ठीक, तो ये तो गलत है। आपको क्या करना है, पहले उसको एडजस्ट करना है, क्लासरूम में उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है उसकी मदर टंग को रेस्पेक्ट करते हुए, राइट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, यू विल टॉक विद हर इनफॉर्मली, आपको इनफॉर्मली बात करनी है, एंड एक्सेप्ट हर मैथिली, और उसकी लैंग्वेज को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। मैंने आपको बताया था इनिशियली कि आपको क्या करनी है, मदर टंग की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। वो बच्चा वही चीज सीख के आया है, आप उसको अगर लैंग्वेज 2 सिखाना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसकी रिस्पेक्ट आपको देनी है, वो जो भी बोल रहा है उसके इफेक्ट को धीरे धीरे कम करेंगे। फिलहाल बच्चे को क्या करना है, कंफर्टेबल करना है, ठीक है, शी मे फील कंफर्टेबल इन द न्यू सेटिंग, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल स्पीक विद हर इन हिंदी as that is the medium of instruction in your school. आपके स्कूल का मीडियम कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले तो आपको बच्चे को क्या करना है, कंफर्टेबल करना है, उसके बाद आप देखिए कि आपके स्कूल का क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, मीडियम, राइट। तो ये ज्यादा जल्दीबाजी नहीं मचानी है, अर्लीस्ट नहीं, जल्दीबाजी नहीं मचानी है, आराम से। यू विल गिव हर मैक्सिमम प्रैक्टिस इन हिंदी, आपको उसको बहुत सारी प्रैक्टिस देनी है हिंदी में, नहीं, सबसे पहला क्या करेंगे काम, सबसे पहले आप उसको कंफर्टेबल करेंगे, राइट, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज, इन अ गुड विच ऑल सेंटेंसेस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द मेन आइडिया। किसमें क्या होता है, सारे सेंटेंसेस एक साथ काम करते हैं एक मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। फटाफट देखते हैं एडिटिंग, इसमें तो हम चीजों को क्या करते हैं, पिकअप करते हैं और हम कुछ चीजों को आउट कर देते हैं, ठीक। पैराफ्रेज वो होता है जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ चीजों को क्या करते हैं, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में चीजों को कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में चीजों को बता देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। देन हो गया आपका क्या, ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग में तो अभी प्रिपेयर ही नहीं है चीजें, तो मीनिंग तो क्या ही निकलेगा, मेन आइडिया तो क्या ही निकलेगा, तो लास्ट जो आपका ऑप्शन बचता है वो है पैराग्राफ, यही ऑप्शन है इसका करेक्ट, ऑप्शन ए पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, क्लियर। क्योंकि यहीं पे क्या होता है, आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो और उससे सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि आप उसमें एक मेन आइडिया लगा पाते हो कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्लियर। फोर्थ का ऑप्शन हो गया आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स अस विद द टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या प्रोवाइड करता है हमें, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब मैंने आपको बताया था ना, हिडन मीनिंग निकालना। क्या मतलब हुआ इसका, हिडन मीनिंग आपको निकालना है। तो हमें ऐसी क्या चीज प्रोवाइड करती है, हेल्प किस में करती है, तो वो देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ये तो ऊपर ऊपर से पढ़ना हो गया, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ तो आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो, आप किसी चीज का मतलब नहीं निकाल रहे हो, राइट। रीड अलाउड, तेजी से बोलना, नहीं। इंटेंसिव रीडिंग, क्या होगा, इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, गाइडेड रीडिंग में, क्लियर, समझ आया आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी जो मैंने थ्योरी सारी पढ़ाई हुई है, अगर आपने पूरी अच्छे से देखी है, तो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चंस मुझे कराने की भी जरूरत है, आप खुद से इनके आंसर निकाल लोगे और आप निकाल ही रहे होगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट plays a crucial role in learning since it enables student to। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, किसमें, लर्निंग में। कैसे करता है, लर्न द ग्रामर रूल्स। तो लर्न करने वाली चीजें तो आप पहले ही हटा दीजिए, हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, ना कि चीजों को रटने की, मेमोराइज करने की। तो मेमोराइज वर्ड आए, लर्न वर्ड आए, इसको आपको हटा देना है, ठीक। ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड, बिल्कुल। एक पैराग्राफ आया,
बताया था मैंने आपको, एक अनसीन पैसेज आया, अनसीन पैसेज, ठीक है, और उसमें आपको क्या बोला, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको एक दो वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझ आए, कैसे निकालोगे आप उनका मीनिंग? जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे ना, रीड बिटवीन द लाइंस, तो आपको पता लग जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, फिर आप उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब भी निकाल पाओगे, राइट? तो ये हो गया आपका ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक, ये पता लग जाए बस कि किस संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। डिकोड एंड रीड द टेक्स्ट बुक, ये भी रॉन्ग। राइट पोइट्री एंड इमेजिनेशन, बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है, समझ आया आपको? मीनिंग निकालना है आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 6th हो गया। देन 7 देखते हैं, इन द फाउंडेशनल ईयर्स, वही स्टार्टिंग वाले साल ऑफ लर्निंग, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी चिल्ड्रंस मदर टंग, बिकॉज आपको बताना है कि जो स्टार्टिंग के आपके होते हैं, वही बाल वाटिका हो गई तो, या फिर 1st 2nd क्लास हो गई, तो उसमें आपको मदर टंग जो है वो मीडियम का इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों रखना है, ठीक है। तो क्यों रखना है, क्यों आपको ऐसा करना है कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देनी है बच्चे को, वो आप उसकी मदर टंग में देते हो इनिशियली, क्यों ऐसा करते हो? इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंसिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, नहीं, इट इज इजी फॉर द टीचर टू एक्सप्लेन। अरे टीचर की इजी होने से क्या मतलब है, टीचर इजी हो रहा है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें तो बच्चे को इजी रखना है, ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू टीच द मदर टंग ऑफ चाइल्ड एट स्कूल, बिकॉज स्कूल मस्ट फोकस ऑन अदर मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन मेकिंग द क्लास मल्टीलिंगुअल एंड मेकिंग ऑल लर्नर्स प्रोफिशिएंट इन ऑल द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द क्लास। अगर आप क्लास में क्या करोगे, मदर टंग को प्रमोट करोगे, प्रमोट तो नहीं कहना चाहिए बट आप उसको रोकोगे। अगर बच्चा कुछ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है अपनी मदर टंग में, तो आप करने दोगे, ठीक है। क्यों करने दोगे? क्योंकि कई सारी जो स्टेट्स होते हैं सब में अलग अलग लैंग्वेज है। एक बच्चा है, एक जैसे गीतिका बच्ची थी, वो मैथिली बोलती थी, राइट, हो सकता है कोई पंजाब का बच्चा हो तो वो पंजाबी बोलता हो, इस तरह से कोई साउथ का बच्चा है वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करता हो। तब आप क्या देखोगे कि आपकी जो क्लासरूम है वो कैसी है, मल्टीलिंगुअल है, आपको वर्ड्स के मीनिंग पता लगेंगे, ठीक है। जैसे साउथ में इस तरीके का एक वर्ड आता है, नी पेरू इमिति। अब इसका वर्ड का मीनिंग आप खुद से बताएंगे, नी पेरू इमिति, ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब है ये आप खुद से बताएंगे, क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज के क्या करते हैं, न्यू वर्ड सीखते हैं, उन्हें नए नए शब्द पता लगते हैं जो दूसरी लैंग्वेज के हैं, तो आपकी क्लास कैसी हो जाती है, मल्टीलिंगुअल हो जाती है, ओके, समझ आए आपको। और बच्चे क्या करते हैं, प्रोफिशिएंट हो जाते हैं इन ऑल द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द क्लास। बट ये कब तक के लिए, जब तक वो छोटे हैं, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे, बिल्कुल नहीं बता रही मैं, राइट। नेक्स्ट इज अदिति, अ विजुअली चैलेंज्ड चाइल्ड इन क्लास 4। क्लास 4 की बच्ची है और वो कैसी है, विजुअली चैलेंज्ड है, मतलब वो देख नहीं सकती। नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल, उसको ब्रेल में कोई भी क्या नहीं है, टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक। क्या कर सकता है बच्चा, टीचर क्या कर सकता है उसके लिए कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसके पास तो कोई मटेरियल ऐसा है नहीं। शी मे अरेंज एंड गिव द ऑडियो CD ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड। वो क्या करेगी, ऑडियो CD दे देगी, जिसमें क्या होगा, चीजों को एक्सप्लेन किया गया होगा, और वो बच्ची क्या करेगी, सुन के चीजों को समझ लेगी, क्योंकि अभी उसके पास ब्रेल वाली कोई भी टेक्स्ट नहीं है, अभी उसके पास ये वाली कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है जिससे वो उसको क्या करे, टच करके सीख सके। तो अभी वो क्या कर सकती है, अभी वो ऑडियो CD प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी हेल्प से बच्ची क्या करेगी, चीजों को सुन के समझेगी, राइट। नेक्स्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस सिंगल चाइल्ड, एक बच्चे पे फोकस करने के बजाय टीचर को क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी बाकी क्लास के लिए यूज करनी चाहिए। क्या ये बात ठीक है? अरे आपके लिए तो हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी
बैकग्राउंड का हो, वो कैसा भी हो, उसके पेरेंट्स का स्टेटस कैसा भी हो, राइट, वो पढ़ने में कैसा भी हो, बिल्कुल इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, कैसा भी है, क्रिएटिव है, कैसा भी है, या फिर वो बिल्कुल स्लो लर्नर है, तब भी आपको क्या करना है, हर एक बच्चे पे इक्वली फोकस करना है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज शी मे आस्क हर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। तो पेरेंट्स तो कर ही रहे हैं, ये टीचर का काम थोड़ी ना है कि पेरेंट्स के पीछे पड़ जाना, राइट। शी मे आस्क द प्रिंसिपल, यहां पे प्रिंसिपल टू अरेंज अ स्पेशल टीचर फॉर हर, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन में सीधे से कहा गया है कि किसी भी तरीके से चैलेंज्ड अगर है बच्चा तो उसको भी क्या करो, जो मेन स्ट्रीम है उसमें जोड़ के लाना है, ठीक है, मुख्य धारा में क्या करना है, उसको जोड़ के लाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। तो अगर आप उसके लिए क्या कर देंगे, स्पेशल टीचर और ये सब अरेंज करने के लिए कहेंगे, तो ये बाद की बात है, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि स्कूल चेंज कर लो, बिल्कुल बेकार है, आप वहीं पे उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करिए जिस स्कूल में बच्चा आया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट, ये भी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव लिसनिंग मींस लिसनिंग। कौन सी होती है इंटरेक्टिव लिसनिंग, फटाफट देखेंगे। केयरफुली फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन। तो ये दोनों ही बेकार से ऑप्शन है, ठीक है। हमें यहाँ पे अभी मूड एंड टोन नहीं देखनी है, हमें इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब समझना है। तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपको सुनना है कैसे, केयरफुली। क्यों, जब आप केयरफुली सुनेंगे तभी तो समझ आएगा ना आपको कि सामने वाला क्या कह रहा है, टू व्हाट इज सेड एंड रेस्पॉन्डिंग। क्लियर, ये दोनों चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप केयरफुली सुनेंगे, और केयरफुली सुनने का मतलब ही क्या है, इंटरेक्टिव लिसनिंग, राइट। तो यहां से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यूरियसली टू व्हाट इज सेड, क्यूरियोसिटी होना अच्छी बात है, बट यहाँ पे लिसनिंग का मतलब क्या है, जितना अभी बोला जा रहा है उसको तो ध्यान से सुनो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, देखो 11th क्वेश्चन पे आ गए हम। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेसेस। क्या कह रहा है कि जो फ्लुएंट स्पीकर है, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, वर्बल, ठीक। तो मैथमेटिकल एबिलिटी नॉट, बॉडीली मैथमेटिक ये भी बेकार, म्यूजिकल एबिलिटी नो, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, ठीक है। वर्बल का मतलब ही क्या हुआ, बोलकर, ठीक है, स्पीकिंग से रिलेटेड हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज अंडर विच एक्टिविटी is recognizing sounds and deducing meaning from them count। क्या मतलब हुआ है इसका, कि किस एक्टिविटी के अंदर रिकग्नाइजिंग साउंड्स और उसका मीनिंग, ठीक है, हम साउंड को रिकग्नाइज करते हैं और उसका मीनिंग निकाल बांटते हैं, ठीक है। तो किसके अंदर हो गया, क्योंकि हमें साउंड्स को रिकग्नाइज करना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है। जो भी साउंड्स है उसको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी तो हम उसका मीनिंग निकालेंगे फिर बाद में, राइट। तो ये हो गया ऑप्शन बी इज लिसनिंग, क्लियर। 13th question, what are the other skills of language apart from listening, speaking, reading and writing। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था कि 5th जो आपकी लैंग्वेज स्किल है वो कौन सी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका आंसर भी आप किस में करेंगे, कमेंट में बताएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट नाउ, राइट। तो 13 हो गया एंड 14। Among the 4 language skills, which pair constitutes the reinforcement skill। बताया था जब reinforcement आएगा तो आप कौन सा लगाओगे, obviously कौन सा, जो होंगी आपकी कौन सी, प्रोडक्टिव, कौन सी, प्रोडक्टिव स्किल्स। तो फटाफट देखेंगे प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो स्पीकिंग होती है और एक राइटिंग होती है, क्लियर। Next is at class 2, sharing stories, familiar experience and interests, employing gesture where appropriate is a sub skill of function। क्या मतलब हुआ कि क्लास 2 में अगर क्या हो रहा है, शेयरिंग स्टोरीज शेयर की जा रही है, फैमिलियर एक्सपीरियंस और अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए जा रहे हैं, और अपनी रुचियां, इंटरेस्ट, ठीक है, तो शेयर कर रहे हैं
तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सब स्किल है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चीजों को हमने क्या किया, शेयर किया। शेयर कैसे करेंगे, बोल के करेंगे ना, राइट। तो बोलने वाली चीज किसमें आ गई, आपकी स्पीकिंग में आ गई। क्लियर। तो 15 का जो आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन बी, राइट। अ शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड एंड देन स्टूडेंट्स विजुअलाइज द पैसेज। एक शॉर्ट टेक्स्ट को क्या किया गया, तेज तेज बोला गया और उसके बाद स्टूडेंट्स ने उसको क्या किया, विजुअलाइज, मतलब देखा। देखा का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि आपको तेज तेज पढ़ के एक चीज स्टोरी सुना दी गई, देन आप इमेजिनेशन में चले गए, राइट। देन दे टेल द टीचर अबाउट देयर विजुअलाइजेशन, फिर उन्होंने अपने टीचर को बताया और ड्रॉ अ पिक्चर, या फिर उन्होंने उसी पे जो आपने तेज तेज बोल के बताया था उस पे उन्होंने क्या किया, एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया। तो द एक्टिविटी असेसेस स्टूडेंट। अब जो एक्टिविटी है वो किस तरह से असेस कर रही है स्टूडेंट को, तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, स्पीकिंग विद क्लैरिटी। स्पीकिंग नहीं, पहले तो आपने क्या किया, टीचर ने तेज तेज बोला और उसके बाद स्टूडेंट ने सारी चीजें की। तो जब चीजें विजुअलाइज करेंगे स्टूडेंट्स, वो कैसे करेंगे कि उन्होंने सुना क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ वो आपने कितना इंटरेक्टिव होके, कितना अटेंटिव होके सुना है, वो डिपेंड करेगा कि अब आप एग्जाम में क्या करोगे जाके। अगर आपने यूं ही स्क्रॉल कर दिया फटाफट फटाफट तो फिर एग्जाम में भी वही करोगे आप, ठीक है। और अगर आपने अटेंटिव होके सुना है तो फिर आपको इस लेक्चर के बाद कुछ भी और सीखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड जितने चीजें थी वो यहाँ पे क्लियर हो ही जाएंगी, दोबारा उठा के इसको देखना भी नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से जब आप चीजों को सुन रहे हैं ढंग से, तभी तो आप उसको आगे आप कर पाएंगे ना, विजुअलाइजेशन और ड्रॉ अ पिक्चर, राइट। तो यहाँ पे लिसनिंग आ गया आपका सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, इंटरप्रिटेशन तो बाद में है, स्पीकिंग तो यहाँ पे है ही नहीं। सबसे पहली बात क्या हो रही है, लिसनिंग। टीचर ने बोला तो बच्चे ने क्या किया, सुना। क्लियर। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में से आपने 16 में से 15 के अराउंड मैंने आपको आंसर्स बता दिए, एक आध के नहीं बताए तो वो आप कमेंट में करके बताएंगे।